फ्रेंड्स, सो विल स्टार्ट विद आर इनसाइड करंट अफेयर्स। आपकी यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है उसमें इनसाइड जो एक वेबसाइट है उनके करंट अफेयर्स हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुझे लगे, क्योंकि होता ये है कि हमें पीआईबी जैसे काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, हिंदू काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है हमारे प्रिपरेशन में। तो इनसाइड कवर एवरीथिंग फ्रॉम हिंदू टू पीआईबी, डाउन टू अर्थ जो साइंस मैगजीन है वो कवर करता है। तो इट्स आपको एक जगह पे हर चीज़ मिल जाती है। तो यही ध्यान में रखते हुए हमने ये कोर्स शुरू किया है। 1 जुलाई के हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे इनसाइट्स के, एंड उसके बाद में यही होगा कि वीक में ट्वाइस हम सारे इसके जो करंट अफेयर रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं वो सॉल्व करेंगे। सो दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर प्रिपरेशन। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द पीपल जो पहली बार जिन्होंने अपनी शुरू ही की है स्टडीज़। दे एक्चुअली उनको इनसाइट्स की ये जो वेबसाइट के ये जो डेली करंट अफेयर्स आते हैं उनको समझने में, उनको पढ़ने में भी जो मुश्किल हो रही है, उनके लिए जो हमारा कोर्स है वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन, फर्स्ट सेशन। सो यहाँ पे हमें जैसे दिया हुआ है जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3। तो ये मैं आपको रेकमेंड करूँगी जब आप नोट्स बनाएं तो आप तीन जो अपनी नोटबुक्स हैं अपने जीएस पेपर्स के हिसाब से, जो आपकी नोटबुक्स है जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, उन सबको आप लेकर बैठें और उसके हिसाब से ही आप अपने जो भी आपके टॉपिक्स आ रहे हैं आप उनके शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। जैसे मैं आपको कोई चीज़ समझा रही हूँ, इफ़ आई एम टेलिंग समथिंग एक्स्ट्रा तो आप उसे अपने नोट में डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो जब आप इन नोट्स को पढ़ेंगे तो यू वोंट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रिवाइज देम, क्योंकि हम सब कुछ एकदम से वहाँ पे हमें मेमोराइज हो जाए, एकदम से सारी चीज़ें हमें वहाँ एग्ज़ाम के टाइम में याद रह जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपके पास नोट्स रहेंगे तो इट विल बी एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, सो विल स्टार्ट विद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। During the period of COVID-19, the country facing huge problems, especially migrants. तो प्रधानमंत्री जी ने एक गरीब कल्याण अन्न योजना जो शुरू की थी, उन्होंने इनिशियली अप्रैल टू जून शुरू की थी, जिसमें जो माइग्रेंट्स है उनको कवर किया जाएगा। स्पेशली जो पुअर पीपल है, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो हॉकर्स हो, द ऑल काइंड ऑफ पुअर्स को वो चाहते हैं कि फूड की इस टाइम में प्रॉब्लम ना है, क्योंकि काम बिल्कुल बंद हो चुका था, इकनॉमी बिल्कुल ठप हो चुकी थी। तो उन्होंने 90,000 करोड़ स्पेंड किए इस चीज़ के ऊपर और उन्होंने ये अन्न योजना लेकर आए। ठीक है, अभी अन्न योजना इनिशियली अप्रैल से लेकर जून तक थी। हमारे पास न्यूज़ में ये आया है कि नरेंद्र मोदी जी ने, ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने नवंबर एंड तक इसे एक्सटेंड कर दिया है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी स्कीम है, इंश्योर करती है सफिशिएंट फूड फॉर द पुअर पीपल एंड नीडी ड्यूरिंग द कोरोना वायरस क्राइसिस। ओके, और उसके अलावा ये जो कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसके लिए ये फर्स्ट रिलीफ पैकेज जो है अनाउंस हुआ था। अब आपके पास एक टर्म आई है पेंडेमिक। आप सोचेंगे कि पेंडेमिक क्या होता है। पेंडेमिक वो चीज़ होती है, उस डिज़ीज़ को बोलते हैं जो काफ़ी लॉन्ग जोग्राफिकल एरिया में, जब पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड जो डिज़ीज़ फैल चुकी है उसे पेंडेमिक कहते हैं, जो काफ़ी लार्ज एरिया कवर कर चुकी है। अभी पेंडेमिक है क्योंकि ये ऑलमोस्ट कंप्लीट वर्ल्ड में अपना कब्जा कर चुकी है ये डिजीज़, तो ये पेंडेमिक डिजीज़ है। तो पार्ट ऑफ द स्कीम में हम द फूड नीड टू प्रोवाइड टू ऑल द बेनिफिशरीज, मतलब जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं वो इसमें काम करेंगे। और अंत्योदय अन्न योजना के तहत और प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड होल्डर्स जो हैं उनको ये सब बेनिफिशियरी रहेंगे। उसके अलावा इसमें एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि यहाँ पे 3 जो फूड आइटम्स बांटी जाएगी। जैसे पहले तो सिर्फ राइस और व्हीट रहते थे हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, नाउ दे हैव एडेड ग्राम्स। ओके, तो जो दालें होती है वो प्रोटीन से भरपूर होती है, तो वो उस टाइम अवेलेबल नहीं करवाते थे, लेकिन अभी उन्होंने इसके तहत 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स डेट इंक्लूड व्हीट राइस बोथ, एंड उसके अलावा आपको 1 kg जो ग्राम है वो आपको अवेलेबल कराया जाएगा। ओके,
So these are the questions which Insight always give in होमवर्क. तो आप की फीचर्स, एलिजिबिलिटी, ये आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं. तो क्योंकि अगर हम इसको कंप्लीट हम हर चीज़ को बताएंगे तो फिर मे बी अल सेशन को सो लॉन्ग. तो अभी आपका ये ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ को जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको आप प्रॉपरली मेमोराइज़ कीजिए. और इन सब चीज़ों का आप रिसर्च में करेंगे तो आपका नॉलेज एनहेंसमेंट होगा. और उसके अलावा पीसीआर टेस्टिंग की हम बात करते हैं. ये क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पीसीआर फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ठीक है. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को ऐसा बोला गया है कि ये काइंड ऑफ डबल एच स्वॉर्ड है. कैसे? आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ये इसकी फुल फॉर्म है. ये डिटेक्ट करेगी कोविड-19 को. और एक्चुअली कोविड-19 का पॉजिटिव एजेंट क्या है? SARS-CoV-2 वायरस. प्रीलिम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव एजेंट क्या है कोविड-19 का. सो दैट इज़ SARS-CoV-2 वायरस. ये आरएनए वायरस है. ये मतलब क्या होता है कि आपके सेल के अंदर जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा खुद को सर्वाइव करने के लिए. ये वाला वायरस है जो, ठीक है. तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसके बाद में सिर्फ सेल की फंक्शन है ये उसको डैमेज करता है. तो आरटीपीसीआर जो टेस्ट है वो यही आइडेंटिफाई करेगा कि SARS-CoV-2 आरएनए वायरस है वो क्या नाम है सेल्स के अंदर है कि नहीं. तो आरएनए, इसमें क्या होता है कि आरएनए इज कन्वर्टेड टू डीएनए थ्रू प्रोसेस कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या करेंगे ये लोग कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एक एंजाइम यूज़ करेंगे. ठीक है. उससे ये लोग आरएनए को डीएनए में बदल देंगे, जिससे ये लोग देखेंगे कि वो जो आरएनए जो डीएनए में कन्वर्ट हुआ है तो उस मतलब लाइक उसमें कुछ वायरस है कि नहीं है. ठीक है. अभी होता क्या कि रेस्पिरेटरी स्पेसिमेंस, जैसे हमारा नाक हो गया या हमारे गले हो गए, हमारा गला हो गया, उसके अंदर क्या होता है कुछ लिक्विड होता है. उस लिक्विड से ही उस लिक्विड में ही वो सारे बैक्टीरियाज ये वो सारे वायरसेस पाए जाते हैं जो हमारी बीमारियों का पॉजिटिव एजेंट होते हैं. ठीक है. तो उनको कलेक्ट करते हैं ये लोग आरटीपीसीआर टेस्टिंग के लिए. जो मरीज़ जो भी पेशेंट जिन पे इनको डाउट है कि इसको कोरोना हो सकता है, उनसे ही वो लिक्विड कलेक्ट करते हैं और देन उसको फिर लैब में उसकी टेस्टिंग होती है. ठीक है. अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी स्पेसिमेन. अपर क्या है? आपका नेज़ल, और लोअर आपका जो आपका थ्रॉट है उससे आप ये लोग कलेक्ट करेंगे लिक्विड. देन सैंपल इज ट्रीटेड विद सेवरल केमिकल सॉल्यूशन. फिर काफ़ी केमिकल सॉल्यूशन से उसको निकाला जाएगा. पहले तो प्रोटीन और फैट को अलग कर देंगे, फिर उसमें से सिर्फ आरएनए सैंपल निकालेंगे. आप आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करके देखेंगे कि उसमें वायरस है कि नहीं है. ठीक है. तो इट गोज़ थ्रू 35 साइकिल्स. मतलब एंड ऑफ द प्रोसेस 35 बिलियन न्यू कॉपीज ऑफ द सेक्शन ऑफ द वायरल डीएनए आर क्रिएटेड फ्रॉम ईच स्ट्रैंड ऑफ वायरस प्रेजेंट इन द सैंपल. तो मतलब हर एक जब जितनी बार इसको मतलब 35 साइकिल, मतलब इस बिग प्रोसेस. तो ये जो आरएनए वायरस है ये इसकी 35 बिलियन न्यू कॉपीज़ बन जाएगी डीएनए की. तो इसके थ्रू ये लोग पता करते हैं कि अंदर जो वायरस है वो है कि नहीं, हार्मफुल कितना है. तो न्यू कॉपीज़ जो बनेगी, ठीक है, उसे फिर डीएनए स्ट्रैंड से ये लोग अटैच करते हैं. फिर एक फ्लोरेसेंट डाई है वो रिलीज़ करते हैं विच इज़ मेजर्ड बाय मशीन कंप्यूटर. ठीक है. और देन प्रेजेंट इन द रियल टाइम ऑन द स्क्रीन. अभी क्या है कि हमारे पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स आ गया है. बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है कि जब आप बायोलॉजी को कंप्यूटर के थ्रू टेस्ट करते हो, जब आप बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का आप लिंकिंग करते हो तो उसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं. ठीक है. तो अभी क्या हो रहा है कि ये लोग जो भी मतलब डीएनए, जैसे मैंने आपको बताया कि 35 बिलियन न्यू कॉपीज़ बन जाएगी डीएनए की. तो वो जो डीएनए है उसको डीएनए स्ट्रैंड्स के साथ मतलब अटैच करके देखेंगे और फिर कुछ मशीन कंप्यूटर के साथ इसको अटैच करेंगे. फिर स्क्रीन पर देखेंगे कि वो एबनॉर्मलिटी उस सेल में है कि नहीं. अगर वो सेल कुछ एबनॉर्मल है, उसमें कुछ डिफरेंट तरह के आरएनए हैं जो कि नुकसानदायक है, तो उसे वो वायरस मान लेते हैं. ठीक है.
तो द कंप्यूटर ट्रैक अमाउंट ऑफ द फ्लोरेसेंस इन द सैंपल आफ्टर ईच साइकिल। मतलब मैंने आपको क्या बताया कि 35 साइकिल्स होती है, राइट। तो एवरी साइकिल मतलब ये लोग जो मतलब अगर कुछ पर्टिकुलर उसमें कुछ डिफरेंट होगा तो ये लोग कलर से कंफर्म करेंगे कि एक्चुअली वो वैसा कलर जो वायरस छोड़ता है वो कलर रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर कलर रिलीज हो रहा है देन इट इज़ like the causative agent is present there. If color is not releasing then causative agent is not there. ठीक है। तो अब इसे डबल एक्स वॉट क्यों कह रहे हैं? इसे बोन और बेन दोनों कहा गया है, ठीक है। जो मतलब एक सिंपल जीन है उसके थ्रू ये लोग डिटेक्टेबल सिग्नल क्रिएट करते हैं ये देखने के लिए कि पॉजिटिव टेस्ट आया है कि नहीं है। देखो अगर कोई पर्टिकुलर कलर जिससे पता लग जाता है कि उसके अंदर वायरस है तो फिर मतलब टेस्ट पॉजिटिव है, कुछ ऐसा सिग्नल आ जाए तो। अगर नहीं आता तो टेस्ट नेगेटिव है। इट इज़ बोन बिकॉज इट एक्यूरेटली डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वायरस। अगर मतलब एक्यूरेशन रहती है, काफ़ी चांसेस होते हैं इसके। मतलब मेनली पहले प्रॉब्लम यही आ रही थी कि जो किट्स हैं वो फेल हो रही थी क्योंकि एक्यूरेसी नहीं आ रही थी। इसमें ये इंश्योर करने की कोशिश की है कि एक्यूरेसी रहे। लेकिन ये बेन इसीलिए क्योंकि ये फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी दिखा सकता है। कैसे? देखिए लैब एनवायरनमेंट होता है, उसमें ये लोग जीन्स वगैरह जो भी उसके पर्टिकुलर पेशेंट से निकालेंगे या पर्टिकुलर पर्सन से निकालेंगे हु इज़ नॉट पेशेंट टिल नाउ, डिक्लेयर्ड पेशेंट टिल नाउ, उससे वो लोग वो चीज़ निकालते हैं और उसके डीएनए से जीन्स जो निकालते हैं। अब उसको लैब में टेस्टिंग हो रही है। ऐसा हो सकता है कि लैब के एनवायरनमेंट से कोई डिफरेंट तरह का जीन आ जाए और उस टेस्टिंग ट्यूब में आ जाए, तो इससे क्या होगा कि काफ़ी चांसेस है कि जो टेस्ट का रिज़ल्ट है वो फॉल्स आ जाए। ठीक है, फॉल्स नेगेटिव मतलब कि इंसान को कोरोना तो है लेकिन उसे वो फॉल्स शो कर रहा है कि उसे कोरोना नहीं है। तो इट इज़ वेरी डेंजरस सिचुएशन। मतलब एक पर्सन जो कि कोरोना लेकर घूम रहा है फिर तो उसको अगर डिक्लेयर कर दे कि उसको कोरोना नहीं है तो अब सोचिए वो अगर पर्सन किसी से भी मीट करता है तो खुद तो वो बीमारीग्रस्त है ही, उसका इलाज ही नहीं कर पाए और उसके अलावा दूसरे लोग भी ग्रस्त हो जाएंगे। फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट कैसे? कि जैसे अगर कोई पर्सन है, अगर उसकी जो रिपोर्ट है अगर पॉजिटिव आ गई तो दैट पर्सन वुड सफ़र मेंटली और कि ये सब कैसे है। और फिर अननेसेसरीली उसे 14 दिन या 28 दिन जो भी उसका क्वारंटाइन रहेगा, अननेसेसरीली उसको वो सब मेडिकेशंस जाएगी और अननेसेसरीली टाइम एनर्जी सोर्सेज वेस्ट होगा। तो ये फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सिचुएशन हार्मफुल है। तो ये चीज़ें तब हो सकती है जब कोई एक्सटर्नल जीन उस ट्यूब के अंदर आ जाए। ठीक है। अब होता क्या कि वायरस जो होता है वो थ्रॉट के अंदर तो कम होते हैं और नेज़ल के अंदर ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि थ्रॉट के अंदर 60% जो टेस्ट है वो गलत निकलते हैं, थ्रॉट के स्वैब जो लेते हैं, और जो नेज़ल स्वैब लेते हैं वो भी उसमें 30% केसेस में चीज़ें गलत निकल सकती है। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि वी मिस द वायरस ऑल टुगेदर और एक नेगेटिव टेस्ट आ जाए, तो डेट इज़ वेरी डेंजरस सिचुएशन। अब यही कंसर्न है कि एपिडेमिक का आपको पता ही नहीं है कि कौन इंसान एक्चुअली में ग्रस्त है क्योंकि हम प्रॉपरली टेस्टिंग ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इट इज़ एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो इसके लिए कुछ टिप्स बताए हैं इनसाइट्स ने कि आप क्रॉस कंटेमिनेशन को अवॉइड कर सकते हैं। सिर्फ उसी लाइब्रेरी में ही टेस्टिंग होनी चाहिए जो कि एक्चुअली क्वालिटी इंश्योर करती हो। अब जैसे एक संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, आपसे डायरेक्ट पूछ देखिए ये जो संस्था है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो डेट इज़ इन पुणे। तो ये जो मेन लैब है अब इसकी 1000 ब्रांचेस नहीं खुल गई है बट द क्वालिटी इज़ नॉट इंश्योर्ड। तो अगर लैब की क्वालिटीज़ इंश्योर्ड नहीं होगी, वो जल्दी जल्दी में अगर आपने लैब्स खोल दी तो बहुत चांसेस है कि टेस्ट लाइक फॉल्सली नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाएंगे। ठीक है। अगर ऐसा होता है कि किसी लैब से कोई गलती हुई और बाद में वो चीज़ डिटेक्ट हो जाए, उसी लैब को हाथों हाथ बंद करने चाहिए और ऐसा एक प्रोटोकॉल लगाना चाहिए। फाइन। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट सार्क। सार्क क्या है? ये लाइक साउथ एशियन जो मतलब रीजनल कॉपरेशन, ये एक हमारी संस्था है जो 1985 में राजीव गांधी जी ने बनाई थी। ओके। तो इसका मकसद यही था
कि जो भी हमारे नेबरिंग नेशंस हैं उनके साथ हम एक अच्छा इकोनॉमिकल, एक पॉलिटिकल और एक सिक्योरिटी रिलेटेड हम उनके साथ मतलब एक स्थापत्य करें, उनके साथ हम अच्छा रिलेशन बनाएं। तो ये हमारा इस रीजनल जो हमने सार्क है उसका हमारा यही मकसद था। तो अब क्या है कि सार्क को रिवाइव करने की ज़रूरत पड़ रही है टू डील विद चाइना, ऐसा बोला जा रहा है। चाइना क्या है, एवरीबडी नोज कि चाइना इज़ लाइक अगेंस्ट इंडिया एवरी टाइम। मतलब अभी भी चाइना काफ़ी एग्रेशन शो कर रहा है, जो भी गलवान घाटी में चाइना ने किया। तो अभी क्या है कि ऐसा बोला जा रहा है कि सारी के सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ है जो चाइना के इन्फ्लुएंस में आ रही है, क्योंकि चाइना उन्हें बहुत सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी का झांसा दे के कि तुम्हारी इकोनॉमी में बढ़ाऊंगा, चाइना इनको यूज़ कर रहा है एंड देन उन्हें मतलब डेब्ट ट्रैप में डाल रहा है। तो अभी क्या है कि ये सारी छोटी कंट्रीज़ है जो सार्क नेशंस है। सार्क नेशंस में क्या क्या आ जाएगा? सार्क नेशंस में हमारी 8 नेशंस हैं। इट इज़ मालदीव्स, ओके, इट इज़ पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, ओके। तो ये हमारे जो देश हैं वो सार्क नेशंस के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। एंड उसके उसका जो मकसद यही है। आई थिंक आई हैव सेड नेपाल राइट। तो ये सार्क जो समिट का मकसद यही है कि ये सारे छोटे देश जो हमारे आसपास हैं हम इनको एक साथ लेकर चलें और चाइना के एग्रेशन के अगेंस्ट उनको यूज़ करें। तो चाइना की प्रॉक्सिमिटी पाकिस्तान तक बहुत है। पाकिस्तान और चाइना की प्रॉक्सिमिटी काफ़ी है। सीपी से भी चाइना वहाँ पे रोड लेकर आ रहा है। तो इससे इंडिया खफा भी है, साथ में पाकिस्तान और चाइना ने अपने रिलेशन स्ट्रेंथन कर रखे हैं। तो ये एक काफ़ी साउथ एशिया रीजन के लिए काफ़ी डेंजरस थिंग है। नेपाल भी चाइना की तरफ जा रहा है, ठीक है। चाइना वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है जो उन्हें काफ़ी सस्ती मिल रही है, जैसे चाइना इज़ वेल नोन फॉर चीप प्रोडक्ट्स। तो ये भी प्रॉब्लम है क्योंकि अभी नेपाल के साथ भी हमारा काला पानी इशू चल रहा है। और चाइना क्या बांग्लादेश को वो करने की कोशिश कर रहा है बाय ऑफरिंग टैरिफ एग्जाम्पशंस कि अगर बांग्लादेश अपने कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे बांग्लादेश का कॉटन काफ़ी अभी मशहूर चल रहा है, जूट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो अगर बांग्लादेश अपने प्रोडक्ट्स वहाँ बेचता है तो उसे 97% तक टैरिफ्स में छूट मिलेगी। तो ये श्रीलंका के साथ भी मासिव इन्वेस्टमेंट, जो हम्बन टोटा पोर्ट एवरीबडी नोज, उसके साथ ये करके ये कोशिश कर रहा है कि श्रीलंका को अपना बेस्ट फ्रेंड बना ले। और इस तरह से इंडिया के जितने भी नेबरिंग नेशंस हैं जो हमारे स्पेशली सार्क नेशंस हैं उससे हमें अलग करने की कोशिश कर रहा है। ये चाइना की रणनीति है। अब क्या है, साउथ एशियन नेशंस आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन चाइना ऑन एवरीथिंग। तो अभी वैसे तो जियोग्राफिकली इंडिया से जुड़े हुए हैं ये सभी नेशंस, लेकिन अभी के चाइना की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज मनी अट्रैक्ट्स। अब ये लोग वहाँ चाइना से इन्हें पैसे मिल रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि वाई शुड वी गो टू इंडिया। तो अभी सार्क का यहाँ पे रिलेवेंस आ जाता है, ठीक है। अभी ये सार्क का जैसे पहले क्वेश्चन आया कि नाम का क्या रिलेवेंस है, बहुत चांसेस है ये आने की WHO का क्या रिलेवेंस है, यूनिसेफ का क्या रिलेवेंस है। तो रिलेवेंस क्वेश्चन आर काइंड ऑफ फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर UPSC। तो सेवरल फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ये आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक डीलिंग है चाइना के साथ में, उससे पहले साउथ एशिया से शुरू करो। मतलब जो आपके छोटे दोस्त हैं आप उनको उस दोस्ती को आप मजबूत करो, ताकि चाइना अगर किसी तरह का एग्रेशन दिखाता है तो यू हैव कंट्रीज टू डील विद दैट, ठीक है। तो लेकिन 2014 से ही क्या चीज़ें चल रही है कि सार्क की साथ जो इंडिया के रिलेशन हैं, मतलब जो सार्क कंट्रीज़ हैं, उसकी सबमिट हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसे सबमिट करवा पाएँ, बट हो नहीं पा रही है। 2 बार सबमिट, 18 सबमिट अभी तक हो चुकी है 1885 से अब तक, लेकिन 2 सबमिट जो कि 2016 और 18 में होनी थी, दोनों कैंसिल हो चुकी है। 16 में एवरीबडी नोज दैट उरी वाली चीज़ जो हुई थी, सॉरी 19 में होनी थी, जो कि पुलवामा अटैक के कारण रुक गई। तो इस तरह की 2 समिट कैंसल्स हो चुकी है। 2020 में कोशिश की थी बट अभी कोरोना वाली चीज़ हो गई है। हो सकता है साइबर समिट हो जाए, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो हमारे बिगड़ते हालात हैं वो काफ़ी मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं ये समिट होने में, सार्क समिट होने में। तो अभी जब ऐसी सब बातें हो रही है तो इंडिया का जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो बार बार पाकिस्तान हर्ट कर देता है। जब भी सार्क समिट होती है तो इंडिया इज़ काइंड ऑफ लाइक उससे इंडिया कोशिश कर रहा है कि ठीक है अभी ये सार्क जैसी चीज़ों को हम अवॉइड करेंगे बिकॉज ऑफ पाकिस्तान।
बट इट इज़ लाइक वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम सार्क के बाकी नेशंस को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, उनके साथ कोई डिफरेंट तरह के सबमिट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो अभी इंडिया ने क्या किया, अपना एक ऑल्टरनेटिव लिया, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक ये जो कंट्रीज़ है, जिसे इसमें हमारे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार इज़ वेरी यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट आ जाते हैं, क्योंकि ये साउथ एशियन कंट्रीज़ है। तो इंडिया की जो एक्ट साउथ एशिया, जो एक्ट एशिया पॉलिसी है, तो मतलब सॉरी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, या जो साउथ ईस्ट की तरफ इंडिया जो ध्यान देना चाहता है, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भी इट इज़ रियली गुड कि जिनके साथ हमारी कल्चरल प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, उनके साथ भी हम अपना जो रिलेशन है वो स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक वैसे तो सार्क को रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन बिम्स्टेक के जो क्योंकि बिम्स्टेक के साथ हमारा कॉमन आइडेंटिटी कल्चर नहीं मैच करता है, और ये बे ऑफ बंगाल रीजन को ज़्यादा वो करता है, क्या नाम है, इम्पोर्टेंस देता है। लेकिन बिम्स्टेक इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें आई थिंक आई मिस नेपाल ऑल्सो, देयर इज़ अ कंट्री नेपाल ऑल्सो इन देयर, इज़ देयर इन बिम्स्टेक। in 1997 के अंदर बिम्स्टेक को फॉर्म किया गया था, और ढाका जो है क्या नाम है, मतलब ढाका जो बांग्लादेश की कैपिटल है, वहाँ पे इसका सेक्रेटरीट बनाया गया था 1997 के अंदर। तो साथ मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि 1985 के अंदर इन्होंने लाइक राजीव गांधी जी ने बनाया था। तो उसके बाद में ये बे ऑफ बंगाल रीजन का जो एरिया है उसी को ही कवर करता है मोस्टली। सार्क रीजन तो काफ़ी एरिया को कवर करता है, लेकिन ये बे ऑफ बंगाल रीजन को कवर करता है। आई थिंक आई मिस्ड अफगानिस्तान इज लाइक जब आपको सार्क के बारे में बता रही थी, यस अफगानिस्तान इज ऑल्सो देयर। सो व्हाट नीड टू बी डन नाउ। अभी सार्क के साथ हमारा जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो हम देख चुके हैं कि बिकॉज ऑफ पाकिस्तान हम कोई भी अच्छा डिसीजन ले नहीं पाते हैं। अब नाउ व्हाट टू डू। तो इकोनॉमिक टू डिवाइड द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, पहला तो हम देख लेते हैं कि सार्क में जो हमारा जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड की 4% इकोनॉमी को सार्क कवर करता है, ओके। और सार्क है वो 3% पॉपुलेशन कवर करता है। तो सार्क का वैसे बिग रोल इज़ देयर ऑफ सार्क, लेकिन ट्रेड के मामले में जो इंट्रा रिलीजन जो ट्रेड है वो बेयरली 5% है। और जो मतलब दूसरे देशों की बात करें, जैसे एशियान रीजन की बात करें, तो उनका 25% है। तो ये भी एक इशू है। तो ये इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके अलावा साउथ एशियन कंट्रीज़ है, उन्होंने ट्रेड ट्रीटी साइन की है, और लेकिन पॉलिटिकल ट्रस्ट और ट्रस्ट डिफिसिट के कारण, पॉलिटिकल जो विल है, ये ट्रस्ट डिफिसिट के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। वर्ल्ड बैंक भी ये कह रहा है कि साउथ एशिया के अंदर जो ट्रेड है वो ओनली 23 बिलियन है, ठीक है। ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा था कि 67 बिलियन ट्रेड करेंगे, बट ओनली $23 बिलियन 23 बिलियन ट्रेड ही हो रहा है, तो इट इज़ वेरी लो। तो इंडिया शुड टेक लीड विद देयर नेबर। तो इसमें ये लोग थोड़ा सजेशन दे रहे हैं कि इंडिया को नॉन टैरिफ और टैरिफ बैरियर्स वगैरह हटाने चाहिए, स्पेशली सार्क नेशंस के लिए। जैसे इंडिया ने काफ़ी कोशिशें की हैं, इंडिया ने सार्क के लिए एक स्पेशल सैटेलाइट भी बनाई थी, सार्क सैटेलाइट, ठीक है। और ये सब कोशिशें इंडिया करता रहता है ताकि सार्क कंट्रीज़ को क्लोज कर सकें, लेकिन पाकिस्तान कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर देता है कि हमें फिर सार्क से पीछे हटना पड़ता है। उसके बाद में इंडिया ने सार्क इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो की थी कि 2007 के अंदर कि हम कोशिश करेंगे कि ये ट्रेड निगोशिएशंस करेंगे, लेकिन ड्यू टू सम इश्यूज़ 2007 से ही, मतलब 13 साल से ये जो ट्रीटीज़ है ये पेंडिंग है, इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़। उसके अलावा एंटी पाकिस्तानी इस्लामोफोबिया और ये जैसे बांग्लादेश से माइग्रेंट है, ये सारी चीज़ें भी इंडिया में चलती रहती है। तो यहाँ भी थोड़ा कह रहे हैं कि जब ट्रस्ट डिफिसिट होता है तो कोई भी एग्रीमेंट हो नहीं पाता है। तो बांग्लादेश से भी कभी कभार ऐसे होते हैं जो माइग्रेंट्स एक्सेस में आ जाते हैं, या पाकिस्तान से हम इशू फेस कर रहे हैं टेररिज्म का, ये सब सार्क को सक्सेसफुल नहीं होने देते। तो सॉफ्ट पावर का तो इंडिया कोशिश कर ही रहा है, जैसे इंडिया टाइम पे एड देता रहता है। सॉफ्ट पावर का तो इंडिया कोशिश कर ही रहा है,
सॉफ्ट पावर का तो इंडिया कोशिश कर ही रहा है, लेकिन स्टिल दे इज लाइक वी लैकिंग समवेयर कि सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है सार्क. इकोनॉमिक विजन ऑफ द गवर्नमेंट रिमेन कॉन्वोल्यूटेड. इट इज़ अनक्लियर व्हाट द स्लोगन ऑफ आत्मनिर्भर और एंड द वोकल फॉर लोकल मीन. अगर हम आत्मनिर्भरता की तरफ, मतलब अभी जो बोला है, अगर हम आत्मनिर्भरता मतलब ओनली मीडियम इंडिया की तरफ जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि हमारी डिपेंडेंसी हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं. किसकी तरफ? इम्पोर्ट की तरफ. तो अगर हम अपनी डिपेंडेंसी काफ़ी इम्पोर्ट की तरफ ख़त्म करते हैं तो इससे क्या होगा, प्रोटेक्शनिज्म वाली चीज़ आ जाएगी कि आप अपना ही जो ट्रेड है उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना ये प्रोटेक्शनिज्म फैलाने, प्रोटेक्शनिज्म के चक्कर में. तो इससे हमारे जो सार्क नेशंस के साथ रिलेशन हर्ट हो सकते हैं. फाइन. तो डीपर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, उसे क्रिएट करने के लिए इंडिया को इन सब कंट्रीज़ में आपस में इंटरडिपेंडेंस बढ़ानी होगी. सेंट्रल रोल इंडिया को ही प्ले करना होगा, बीइंग अ बिग कंट्री, या जिसे इंडिया ऐसा बोला जाता है, इंडिया इज़ बिग ब्रदर, बट दैट इज़ इन नेगेटिव सेंस. बट हेयर इंडिया शुड प्ले द पॉजिटिव रोल. अब आपको सार्क और बिम्स्टेक की बारे में कुछ डिफरेंसेस पूछ लिए जाएंगे तो यू कैन ईजिली सर्च फॉर दैट. बट पहले आपको सार्क और बिम्स्टेक होता क्या वो हमने बता ही दिया. उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं कि जैसे सार्क है वो एक इंट्रा रीजनल ग्रुप है. बिम्स्टेक है वो इंटर रीजनल ग्रुप है. तो ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें आपकी ये डिफरेंस में आ जाएगी. फिर सार्क और बिम्स्टेक में कितने कितने कंट्रीज़ कवर हो रहे हैं ये आपका मेजर डिफरेंस हो जाएगा. ठीक है. फिर आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम साउथ ईस्ट एशिया को भी कवर कर रहे हैं बिम्स्टेक में, बट सार्क में ऐसा नहीं हो रहा है. सार्क में जो प्रॉब्लम और जो इश्यूज़ हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ पाकिस्तान. और यहाँ जो प्रॉब्लम है वो यही है कि थाईलैंड और म्यांमार के साथ हम कल्चरल प्रॉक्सिमिटी शेयर नहीं करते हैं. ठीक है. बिम्स्टेक में हम ये कह सकते हैं कि थाईलैंड और इंडिया दोनों बड़ी कंट्रीज़ है, बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है. और सार्क में क्या है, इंडिया को बिग ब्रदर सिंड्रोम जैसी चीज़ें बोल दी जाती है, टाइटल दिए जाते हैं कि इंडिया तो इन छोटी कंट्रीज़ पे अपनी चलाने की कोशिश करेगा. लेकिन बिम्स्टेक के अंदर दोनों ही कंट्रीज़ है, तो थाईलैंड के थ्रू हमारे ईस्ट एशिया के रास्ते खुल सकते हैं. लेकिन यहाँ पे अफ़गानिस्तान है क्योंकि सार्क में, तो अफ़गानिस्तान हमारे लिए क्योंकि आज के टाइम में अपॉर्चुनिटी है, तो सार्क के थ्रू भी लाइक वी कैन हैव गुड रिलेशंस. और उसके बाद में बात करेंगे BBIN की. BBIN के बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ये एक इन्होंने 4 लोगों ने ग्रुप बनाया है. ठीक है. इसके थ्रू ये लोग क्या करेंगे, इन्होंने ये जो ग्रुप बनाया है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, इसके थ्रू ये लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग आपस में इनके जो ट्रक्स हैं वो इजीली एंटर कर सके बाउंड्रीज़ के अंदर. अगर ये ट्रक बाउंड्रीज़ के अंदर इजीली एंटर कर पाएंगे तो ये अपना सामान जो है वो बिना ज़्यादा परेशानी के या उनको सेल आउट कर सकेंगे, जैसे बॉर्डर हार्ट्स वगैरह लगती है. तो ये जो 4 एग्रीमेंट है, मतलब चारों कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट है, वो यही करना चाहता है कि कम से कम ब्यूरोक्रेसी इश्यूज़ आएँ, या कम से कम ये पासपोर्ट एंड ऑल की ज़रूरत ना पड़े, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े. तो ये मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है, ये BBIN ने ही शुरू किया है. ये चारों नेशंस हैं, ये 2015 में इन्होंने ग्रुप बनाया था कि हम इस तरह के ऑल्टरनेट्स भी काम कर सकते हैं. देन CPEC, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो आप सब जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान के अंदर अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर, मतलब जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है, बनाने की कोशिश कर रहा है. दैट इज़ नॉट गुड. तो इसके खिलाफ इंडिया है. देन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना ने अपना ये जो शुरू किया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो हम उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं. RPSC में भी इसका एक सीधा क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ये जो PCS एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं RS में, विच इज़ मतलब राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस, ये जो इसमें दिए हुए हैं कि सार्क और बिम्स्टेक का कंपैरिजन करो, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है. ये आपको ये PCS लाइक जो आपके होते हैं PCS एग्ज़ाम्स में काम आ जाएंगे. लेकिन UPSC में आपको थ्रू आउट नॉलेज होनी चाहिए. ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बस आपको फैक्ट्स का पता ज़रूर होना चाहिए. दैट कैन बी फॉर्डर मटेरियल फॉर योर आंसर.
उसके बाद में सार्क की रिवाइवल कैसे इंडिया को करनी चाहिए, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। डील विद इट, सर्च विद इट, कुछ लिखने की कोशिश कीजिएगा, and then you can share in the comment section so we can discuss that answer. Then we have सतत इनिशिएटिव, ये इंडियन ऑयल और एनटीपीसी और एसडीएमसी ने सतत इनिशिएटिव लाइक के अंडर में, सतत इनिशिएटिव क्या है, ये इनिशिएटिव जो है इसका मेन मकसद ये है कि मतलब हम अपनी जो डिपेंडेंसी है वो क्रूड ऑयल पे कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल चीज़ों की तरफ जाएं, जैसे बायोगैस जैसी चीज़ें हैं उनकी तरफ हम जाएं और हम इनको, ये जो क्रूड ऑयल है उनकी तरफ अपनी डिपेंडेंसी को ख़त्म करें। तो सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो क्रूड ऑयल पेट्रोल वगैरह है, अभी जैसे पेट्रोल काफ़ी और महंगा हो गया है, तो ये जैसे क्रूड ऑयल पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि अफोर्डेबल रेंज में नहीं आता है, तो और साथ में हमें इतना एक्स्ट्रा इंपोर्ट भी करना पड़ रहा है, तो इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी वो गुड नहीं है। तो कोशिश यही है सरकार की कि ऑल्टरनेटिव्स का हम यूज़ करें। तो सतत स्कीम का शुरुआत ही ये सोच के हुई थी। इससे क्या होगा कि एक तो व्हीकल यूज़र को तो फ़ायदा है ही, फार्मर्स को भी है और एंटरप्रेन्योर्स को भी है। तो ये एक होता है ना कि एक तीर से काफ़ी सारे निशाने, वो वाली बात हो रही है कि एंटरप्रेन्योर्स मतलब जो ये जो कंपनीज़ है, जो स्मार्ट लाइक स्टार्टअप्स वगैरह बनती है, तो ये एंटरप्रेन्योर्स वगैरह है, ये फार्मर्स से उस लाइक जो भी वो लोग बायोगैस वगैरह बनाएंगे वो उसे ख़रीद सकते हैं, आगे सप्लाई कर सकते हैं व्हीकल यूज़र्स को, तो व्हीकल यूज़र्स के लिए काफ़ी सस्ती पड़ जाएगी। ठीक है, और ये डोमेस्टिक मेड है, साथ में ये नॉन पोल्यूटिंग है, तो इट इज़ रियली गुड। सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट और एनी और इवन इकोनॉमी और एनीथिंग। तो लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरफ भी हमारा ये एक पड़ाव है। देन कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स वगैरह ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। इंडिया में काफ़ी वैसे भी इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स इसको चला ही रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये प्लांट है क्या क्या करेंगे। जैसे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट सतत इनिशिएटिव के अंदर में दिल्ली के ओखला लैंडफिल साइट में लगाया गया है। लैंडफिल साइट क्या होती है? लैंडफिल साइट वो होती है जहाँ पे हम सारा कचरा दबाते हैं। अब उस कचरे से निकलने वाली जो भी गैसेस होती है उसको कलेक्ट करेंगे और इन गैसेस का यूज़ करेंगे व्हीकल यूज़र्स के लिए। तो अभी आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कौन कौन से संस्थाएं हैं जिस इसमें हाथ बढ़ा रही है। इंडियन ऑयल, एनटीपीसी और एसडीएमसी। ये वेंचर सक्सीड होगा तब होगा जब सतत स्कीम मतलब ये गारंटी लेते सतत स्कीम के अंदर कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन इसमें होगा, तो जिससे ये जो जो वेंचर्स हैं वो उनको एंटरप्रेन्योर्स हैं जो उनके वेंचर्स हैं उनको काफ़ी सक्सेस मिलेगी बिकॉज ऑफ लाइक इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द गोबर। जो भी काउ डंग वगैरह होता है या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो तो इजीली अवेलेबल होते हैं हर जगह, तो उनमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है। किसान को भी फ़ायदा होगा क्योंकि जिन चीज़ों को वो डिस्कार्ड करते थे फेंक देते थे, अब उनका वो क्या करेंगे, बायोगैस प्लांट्स में वो उनको बेच पाएंगे। अब जो एंटरप्रेन्योर्स है वो फार्मर से खरीदेंगे और उसमें उसे फिर गैसेस में कन्वर्ट करेंगे और देन आगे व्हीकल यूज़र्स को बेचेंगे। तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर थ्री ऑफ देम। उसके साथ में एनवायरनमेंट के लिए भी वो ये बेस्ट है। ये कैस्केड ऑफ सिलेंडर्स में ये इसको जो फ्यूल स्टेशंस वगैरह है या जो सीबीजी प्रोड्यूस होगी, जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूस होगी, उनको ओएमसी में भेजा जाएगा। ओएमसी क्या है? ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कंसोल। मतलब जहाँ इन जो गैसेस हैं उनको कंप्लीट मतलब ग्रीन ट्रांसपोर्ट फ्यूल की तरह यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे मतलब ओएमसी में क्या होगा कि इनका काम ये होगा कि आगे उसको पूरी तरह से सप्लाई करें। तो सीबीजी प्रोड्यूस जो भी चीज़ें हैं उसके सिलेंडर्स हैं वो आगे सप्लाई होंगे, देन ओएमसी उसको आगे सप्लाई करेगा। एंटरप्रेन्योर्स हैं वो जैसे मैंने बताया कि बायोमैन्योर वगैरह खरीदेंगे और उससे किसानों को फ़ायदा होगा। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी 75,000 को लोगों को। ये एम्प्लॉयमेंट वाली चीज़ आप सर्किल करके ऊपर ऊपर कोशिश करें लिखिए अपने आंसर में, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ें जब आती है तो अभी वो इम्पॉर्टेंट काफ़ी है। इंडिया इज़ गोइंग थ्रू वर्स्ट फेज इन टर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और द 50 मिलियन टन ऑफ बायोमैन्योर जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मतलब क्रॉप्स के लिए। अब होगा क्या कि जो भी आपने उससे गैसेस तो निकाल ली, अब जो भी वो बचेगा लास्ट में
जो उसका मतलब लास्ट में जो डिस्कार्डेड प्रोडक्ट बचेगा उसको आप मैन्योर की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, ज़ीरो फार्मिंग, लाइक है ना, मतलब ज़ीरो कॉस्ट फार्मिंग एंड ऑल। तो ये सब में ये यूज़ हो सकता है, तो किसानों के लिए दोनों तरह से बेनिफिशियल है। उसके अलावा द मल्टीपल बेनिफिट फ्रॉम कन्वर्टिंग, देन वी हैव द बेनिफिट इन लार्ज कमर्शियल स्केल, एंटरप्रेन्योरशिप, रूरल इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट तीनों बढ़ेंगी। रेवेन्यू सोर्स बढ़ेगा फार्मर्स के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट हो पाएगा पॉसिबली, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि जैसे आप न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि बॉम्बे की लैंडफिल साइट से आने वाली बदबू की वजह से काफ़ी लोग वहाँ बीमार पड़ गए, वहाँ का जो स्लम एरिया था वहाँ के लोग काफ़ी बीमार हो गए। इस तरह की चीज़ें न्यूज़ में चलती रहती है, तो हम इन चीज़ों को कहीं ना कहीं टैकल कर पाएंगे। नेशनल कमिटमेंट है जो इंडिया की क्लाइमेट चेंज गोल से रिलेटेड, उसको हम कर पाएंगे। रिडक्शन इन इम्पोर्ट ऑफ नेचुरल गैसेस, हम अपना जो नेचुरल गैसेस और क्रूड ऑयल का जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उसको हम कर पाएंगे। ये बफर है एक काइंड ऑफ। तो बायोगैस ये मतलब क्रूड ऑयल अगर बाई चांस ख़त्म हो जाता है तो ये बफर की तरह काम करेगा। मतलब अगर बहुत ख़त्म इन द सेंस कि बहुत कमी आ जाती है उसकी, अनफॉर्चुनेट ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जहाँ ऑयल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, इकोनॉमी कुछ इश्यू हो गया है, तो ये डोमेस्टिक रिलायबिलिटी है, ये काफ़ी सही रहेगी। उसके अलावा बायोगैस होता क्या है, ये एनॉर्बिक एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन से बनते हैं। मतलब जब आप कोई भी वेस्ट होता है उसको अगर आप काफ़ी टाइम तक एक टैंक में रख देंगे विदाउट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो उसके बाद उसमें से जो गैसेस निकलेगी वो बायोगैस होगी। ये प्योरली मीथेन होती है, इसमें 95% मीथेन होता है। तो ये एक नेचुरल गैस की तरह ही होती है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू आपको यहाँ अवेलेबल है। एंड देन ये ऑल्टरनेटिव, इसे रिन्यूएबल ऑटोमेटिक फ्यूल की तरह ऑल्टरनेटिव यूज़ किया गया है। आप ये चार्ट है, इस चार्ट को आप याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जब आप अपना आंसर लिखें तो ये चार्ट बना के आएँ, क्योंकि वहाँ किसी को टाइमिंग नहीं होता, पूरा पूरा आपका आंसर पढ़ें। जितने ज़्यादा डायग्राम और फ्लो चार्ट्स बनाएंगे यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स फॉर दैट। उसके अलावा बायोगैस प्रोडक्शन में इंडिया में एस्टिमेट इंडिया का क्या पोटेंशियल है ये दिया हुआ है आपको। देन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी इंटीग्रेटेड विद सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब मतलब क्या है कि जैसे मतलब अभी तो हम सिर्फ व्हीकल्स की बात कर रहे थे, अभी ये कह रहा है कि अगर हम ज़्यादा बना पाते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सिटी में जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इसके थ्रू किया जा सकता है। उसके अलावा उनको पाइपलाइंस वगैरह जो सिटीज़ में आजकल क्या हो रही है कि डायरेक्ट पाइपलाइंस वगैरह ही सप्लाई कर रहे हैं, मतलब पाइपलाइंस के थ्रू ही गैसेस सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे पायलट प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। तो जहाँ डायरेक्ट गैस लाइन सप्लाई हो रही है, मतलब गैस सप्लाई हो रही है, वहाँ पाइपलाइन में इनको इंजेक्ट किया जा सकता है। देन यू हैव डिफरेंट क्वेश्चंस, और ये सारे आप खुद थोड़े सॉल्व कीजिए। बिकॉज ऑफ सार्क तो आपके लिए थोड़ा सा मुझे लगा टिपिकल है, तो वो मैंने आपको थोड़ा बता दी, BBIN वगैरह कुछ एक्स्ट्रा था। ये चीज़ें बस आपको की फीचर्स वगैरह पढ़ने हैं। इट्स योर काइंड ऑफ होमवर्क, और आप जितना ज़्यादा इनको खुद से करेंगे यू विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट। बाकी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम डाल सकते हैं। देन क्लीन एनर्जी कैन सपोर्ट इंडियाज इकोनॉमी रिकवरी पोस्ट कोविड-19। अभी ये बात बोली जा रही है कि नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, इनको आप याद रखिएगा, क्योंकि आपसे डायरेक्ट रिपोर्ट पूछी जा सकती है कि ये वाली रिपोर्ट किसने निकाली या ये रिपोर्ट किसने निकाली। कि टूवर्ड अ क्लीन एनर्जी इकोनॉमी, इस ये कंप्लीट रिपोर्ट का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट इसमें भागीदार है। तो ये टूवर्ड अ क्लीन एनर्जी इकोनॉमी पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया एनर्जी एंड मोबिलिटी सेक्टर रिपोर्ट, ये रिपोर्ट ये कहती है कि क्लीन और रिजाइलेंट और लीस्ट कॉस्ट एनर्जी का फ्यूचर है इंडिया में, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एनर्जी स्टोरेज और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम के थ्रू हम इसे कर सकते हैं। जो आपकी जो भी पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। कि ये जो मतलब अभी क्या है कि हम अगर ज़्यादा बाहर से ऑयल या गैसेस नहीं मंगवा पाते हैं तो हम इन सब का यूज़ कर सकते हैं। क्लीन, रिजाइलेंट और लीस्ट कॉस्ट जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने बात की थी अभी बायोगैस की, इनका हम यूज़ कर सकते हैं। देन उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। लेकिन चैलेंजेस भी है कुछ, पैसों की कमी। आप जब प्लांट्स लगाओगे तो आपको पैसे चाहिएंगे, तो लिक्विडिटी की कंस्ट्रेंट्स है। लिक्विडिटी क्या है? पैसे। आपके हैंड में जो मनी है
उसकी कमी है, बिकॉज अभी इकोनॉमी ठप हो चुकी है, तो एंटरप्रेन्योर्स के पास भी पैसा नहीं है कि कहाँ से वो इस वेंचर्स में पैसे लगाएं। तो उसका ये ऑल्टरनेट हो सकता है कि सरकार खुद इन एंटरप्रेन्योर्स को पैसे दे इस चीज़ के लिए। और कंज्यूमर डिमांड में सप्लाई ये हो पाएगी नहीं हो पाएगी, वो भी एक कंज्यूमर डिमांड के हिसाब से सप्लाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी, वो भी एक चैलेंज है। इसमें इंडिया की क्लीन एनर्जी को ही सपोर्ट किया गया है मेनली, कि लीस्ट कॉस्ट एनर्जी सॉल्यूशंस में हम इन्वेस्ट करेंगे, रिजाइलेंट सिक्योर एनर्जी सिस्टम लेकर आएंगे, एफिशिएंसी लेकर आएंगे, कॉम्पिटिटिवनेस लेकर आएंगे, सोशल एनवायरनमेंट इक्विटी पर प्रमोट करेंगे। मतलब हमें सोसाइटी को तो आगे बढ़ाना ही है, साथ में एनवायरनमेंट को भी। स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इकोनॉमिक रिकवरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म। अभी क्या है कि पोस्ट जो कोविड टाइम है उसके बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी हमें, कि पोस्ट कोविड टाइम में हमें ऐसी चीज़ें लेकर आनी पड़ेगी जिससे इंडिया की इकोनॉमी को बूस्टअप मिले, क्योंकि वो बहुत रिसेशन और डिप्रेशन की सिचुएशन आ जाएगी। तो ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ्टी, या व्हीकल कितने किलोमीटर ट्रेवल किया है, सपोर्टिंग नेशनल स्ट्रेटजी टू अडॉप्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन फ्रेट। मतलब यही चीज़ें कि हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स के अंदर ये कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे व्हीकल्स निकालें जो कि कम्प्लीटली इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हो या गैसेस बेस्ड हो और रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड हो। पावर सेक्टर के अंदर इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि रिन्यूएबल, अभी तो क्या है कि 60 to 70% हमारी डिपेंडेंसी है वो कम्प्लीटली कोल के ऊपर है। तो ये कोशिश रहेगी कि ये जो CBG प्लांट्स वगैरह है इनके थ्रू हम अपनी रिजाइलेंस बनाएं पावर सेक्टर में। देन रिपोर्ट स्टेट्स दैट इंडिया ट्रांसपोर्ट सेक्टर कैन सेव 1.7 गीगाटन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कैसे होता है, जब जब उसके व्हीकल से पोल्यूशन निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, दैट इज़ लाइक डेंजरस एंड क्रिएटिंग ग्लोबल वार्मिंग। उसको अवॉइड कर सकते हैं हम। इसने पॉसिबिलिटी बताई है, ये पॉसिबिलिटी है कि 2030 तक हम जो 600 मिलियन टन ऑफ ऑयल है उसका इंपोर्ट है हम कम कर सकते हैं, अगर हमारी 2030 तक हम अपनी मतलब जो फ्यूल डिमांड जो हमारी रहेगी उसको हम इस पे डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं, ऑयल पे हम डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। देन वी हैव क्लीन एनर्जी, ये आप चार्ट है इसको आप ठीक से देख लीजिए कि क्लीन एनर्जी में आपके फॉसिल फ्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। नॉन फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू जो क्लीन एनर्जी निकलेगी, मतलब फॉसिल फ्यूल्स जैसे अभी अब नॉन फॉसिल फ्यूल की बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी आ जाएगा। देन उसमें फिर रिन्यूएबल में आपके पास ये डिफरेंट आ जाएगी एनर्जीज, ठीक है। उसके बाद में आपका अगर हम फॉसिल फ्यूल की बात करें तो एफिशिएंसी तो काफ़ी है, तो लेकिन अब अगर आप प्लांट के ऊपर कार्बन कैप्चर सिक्वेस्ट्रेशन लगा देते हैं, मतलब एक ऐसा डिवाइस जो कार्बन को प्लांट के ऊपर से ही एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इससे क्या होगा कि पोल्यूशन नहीं फैलेगा। देन हाई एफिशिएंसी में कुछ ऐसे कोल्स, एडवांस कोल का यूज़ करना जो कि पोल्यूशन कम करते हैं, ठीक है। और ये वाला चार्ट है, इसको भी आप याद रखिएगा, क्लीन एनर्जी से रिलेटेड चार्ट, क्योंकि इस डायरेक्ट PIB में दिया हुआ है, तो अगर PIB में दिया हुआ है चार्ट तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। देन कंट्रोल नॉट डिलीट, मतलब चाइना ने ये वाली बात बोली है, क्योंकि इंडिया, आप सब जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 59 ऐप्स है इंक्लूडिंग इंडियाज़ फेवरेट टिकटॉक बैन कर दिया है 29 जून को। ऐसा कहा जा रहा है कि डाटा सिक्योरिटी कंसर्न था, ये सॉवरिटी कंसर्न था, चाइना हमारा डाटा चुरा रहा था। तो ये जब चीज़ें बैन हुई है तो अभी दोनों जो देश हैं उनमें काइंड ऑफ रिलेशंस में और ख़राबी आ सकती है, बिकॉज चाइना की इकनॉमी इन सब चीज़ों से हर्ट होती है एंड चाइना कांट टॉलरेट दैट। तो लेकिन मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि ये सब हम अपनी इंडिया की सॉवरिटी बचाने के लिए कर रहे हैं। ये कुछ हमारा ऐसा डाटा मतलब डाटा चुरा रही थी जो कि देश की सॉवरिटी इंटेग्रिटी के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। अब इन्होंने डाटा लोकलाइजेशन की बात की है। उन्होंने ये बोला है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को मतलब जो जो डाटा लोकलाइजेशन इशू है उस पर एड्रेस करना चाहिए। डाटा लोकलाइजेशन क्या होता है? डाटा लोकलाइजेशन ये होता है कि ये जो ऐप है इसका जो भी डाटा है वो हमारे इंडिया के सर्वर में स्टोर होना चाहिए, ठीक है। इसे ही डाटा लोकलाइजेशन बोलते हैं। इट इज़ वेरी मच इन न्यूज़। डाटा लोकलाइजेशन, डाटा प्रोटेक्शन,
ये सब। डाटा लोकलाइजेशन का मतलब ये है कि हम उस डाटा का फिजिकल स्टोरेज कर सकें जो डाटा जो बाहर की ऐप है वो यूज़ कर रही है, उसका हम फिजिकल स्टोरेज कर सकें अपनी ही बॉर्डर के अंदर, जो कि चाइना नहीं चाहता है। उसे ऐसा लगता है कि कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब डाटा लोकलाइजेशन क्यों नेसेसरी है? एक तो जो सिटीजन्स हैं उनकी प्राइवेसी सिक्योर करने के लिए BN श्री कृष्णा कमेटी बनी थी। नोट डाउन दिस कमेटी। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है BN श्री कृष्णा कमेटी किस लिए है। देखिए, BN श्री कृष्णा नाम की 2 कमेटी बनी थी। एक तो तेलंगाना जो है उसके जब पार्टीशन हुआ था, तेलंगाना जब क्रिएट हुआ था 2014 में, तब एक रिकमेंडेशन आई थी। और ये BN श्री कृष्णा कमेटी है, ये इसके ऊपर है, लाइक ऑन द क्लाउड पॉलिसी एंड डेटा प्रोटेक्शन एंड डेटा लोकलाइजेशन। उसने भी कुछ यही डाटा लोकलाइजेशन के रिलेटेड उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी कि इंडिया को जितने भी बाहर की कंपनीज की ऐप है उनका डाटा यहाँ स्टोर करना चाहिए। बट ये ऐप्स नहीं मानती, ये कहती है कि ये हमारे लिए ऑपरेशन जो है हमारे लिए काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। उसके बाद डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, जैसे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग एंड कैन जनरेट ट्रिमेंडस वैल्यू ऑफ वेरियस डाटा। इट कैन टर्न डिजास्टर्स, मतलब इस डाटा को वो लोग आगे बेच सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये जो अगर डाटा किसी गलत इंसान के हाथ में लग जाता है, जैसे टेररिस्ट ग्रुप वगैरह, तो ये इंडिया के लिए डिजास्टर्स हो सकता है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइम में जब जो कंट्री बाउंड्रीज है, अब इंडिया को यही कोशिश है कि अपना डाटा अपने पास ही रखें, वो बाउंड्री से बाहर कम से कम ना जाए, यही फिजिकल स्टोर हो जाए। तो श्री कृष्णा कमेटी की भी यही उस टाइम पे डिमांड थी कि वनरेबल अटैक्स को बचाया जाए, हमारा डाटा ट्रांसफ़र है उसको रोका जाए। ठीक है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ हार्ड डाटा लोकलाइजेशन मैंडेट है, वो भी करने की कोशिश की है कि जो पेमेंट सिस्टम है इंडिया में वो यहीं पे उसका जो है मतलब लोकलाइजेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट रिलीज़ किया है 2018 से, एक ड्राफ्ट रिलीज़ किया, उस ड्राफ्ट पे वर्क कर रही है, उसको रिलीज़ करेगी 2018 पे, इस पर वर्क चल रहा है डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी के ऊपर। देन ये आपका पूरा प्रोसेस है कि डाटा कहाँ जा रहा है, यू डोंट हैव टू गो इन कंप्लीट प्रोसेस, बट ऊपर ऊपर से अगर आप थोड़ा इसको समझ लीजिए कि क्या होता है कि आप स्मार्टफोन बाय करते हैं ई कॉमर्स पोर्टल पे, तो क्या होता है कि पोर्टल क्रेडिट कार्ड कंपनी जो होती है उसकी वो जो डेटा है वो कलेक्ट करता है, फिर वो जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है उस बैंक से वेरीफाई करती है, देन वेरीफाइड ट्रांजेक्शन कंप्लीट डाटा स्टोर्ड इन क्लाउड नेटवर्क एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अगर आपने मान लो यूएस से कोई शॉपिंग की है तो फिर वो यूएस में जाके स्टोर हो जाएगा आपका डेटा, तो आपका जो बैंक डेटा है वो वहाँ पे जाके स्टोर हो गया है। तो बाई चांस अगर यूएस के किसी लोगों ने या वहीं के गवर्नमेंट ने उस डेटा को हैक करवा दिया तो आपका डाटा तो गया, तो इस हिसाब से मॉनिटरी लॉस भी काफ़ी पॉसिबल है। ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रुपए कार्ड या इंडियन वॉलेट्स यूज़ करने की कोशिश कीजिए ताकि इंडिया का डाटा इंडिया में स्टोर रहे। ठीक है। वैसे अगर आप जब वहाँ ट्रैवल अब्रॉड में अगर आप ट्रैवल करते हो और वहाँ पे अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करते हो तो वहाँ भी यही होता है कि आपका जो डाटा है वो वहाँ की मशीन्स में स्टोर हो जाता है। ठीक है। और उसके अलावा जो जो उसका कार्ड नंबर है, ये सारा का सारा डाटा वहाँ स्टोर हो जाता है। दो यूएस और ये सभी कुछ कंट्रीज़ है वो कोशिश ये करती हैं कि मतलब ये डाटा जो है प्रोटेक्ट रहे, क्योंकि अगर ऐसी सब चीज़ें रिलीज़ होती तो एक कंट्री की रेपुटेशन पे भी मतलब फ़र्क पड़ता है। फिर श्री कृष्णा कमेटी है क्या, ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। जैसे मैंने बोला डाटा प्रोटेक्शन, आईओटी क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग। इंटरनेट ऑफ थिंग क्या इंक्लूड करता है कि जैसे हम इंसान हैं एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करके अपना काम पूरा करवाते हैं, वैसे इंटरनेट ऑफ थिंग के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आप सुबह सुबह उठ के आपने गीज़र ऑन किया, नहीं आपका अलार्म बजा और आपने जैसे अलार्म बंद किया तो हाथों हाथ आपके जो गीज़र है उसको सिग्नल मिल जाएगा कि द पर्सन, मतलब अलार्म बंद कर दिया है तो इसका मतलब कि वो इंसान उठ चुका है, तो आप गीज़र अपने आप ऑन हो जाएगा। तब जैसे ही उसमें कुछ लाइक आप जैसे गीज़र को बंद करेंगे तो गीज़र जैसे ही बंद होगा तो वो बाहर जो सैंडविच मेकर है उसको सिग्नल दे देगा कि वो सैंडविच बनाना शुरू कर दे, द पर्सन इज़ कमिंग आउट। तो ये काइंड ऑफ एक साइंस वर्ड है आईओटी, और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन आईओटी से रिलेटेड पूछ चुकी है।
सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट क्या है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कार्ड कर दिया था और स्ट्रक डाउन कर दिया था। हालांकि पार्लियामेंट ने इसे अभी तक स्ट्रक डाउन नहीं किया है। इसके तहत ये 2000 में बना था, ये साइबर सिक्योरिटी एक्ट है। इसमें क्या है कि अगर आप मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसा कमेंट कर दिया जो सामने वाले को डेरोगेटरी लगा, तो सामने वाला सीधा आपको जेल भिजवा सकता है। तो इस तरह से तो अगर सामने वाले को कोई कमेंट अच्छा नहीं लग रहा है तो वो कोई भी किसी को भी जेल भिजवा सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ हो गई थी। मतलब लोग इस एक्ट का मिसयूज़ करने लग गए थे। जैसे आपने कभी सुना होगा कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ, जो महाराष्ट्र के जो अभी प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ किसी गर्ल ने फेसबुक पे कुछ लिखा था, राज ठाकरे के खिलाफ कुछ लिखा था, तो उद्धव ठाकरे ने डायरेक्ट उन लड़कियों को जेल भिजवा दिया था। तो ये इंसिडेंट्स बहुत बढ़ गए थे, तो इसे स्ट्रक डाउन कर दिया गया। डाटा लोकलाइजेशन मैं बता चुकी हूँ, उसकी प्रॉपर डेफिनेशंस यहाँ लिखी हुई है, आप उसके ऊपर वो प्रॉपर डेफिनेशन ही यूज़ कीजिएगा। डाटा लोकलाइजेशन वैसे होता क्या है, जब आप किसी डाटा को किसी सर्वर के अंदर लोकलाइज करते हैं, दैट इज डाटा लोकलाइजेशन। देन अभी हम लोकलाइज करने का मतलब कि आप उस डाटा को अपने ही सर्वर में फिजिकली स्टोर कर रहे हैं, कि आपका वो डाटा है, कहीं बाहर कंट्री में आप जाने नहीं दे रहे हैं, वो वाली चीज़ है। फैक्ट फॉर प्रेलिम में हम बात करें कि कॉग एक्स क्या है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लार्जेस्ट इवेंट हुआ था लंदन के अंदर। 15,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, रिसर्च, बिजनेस सब लोग आए थे। तो यहाँ पे इन्होंने मतलब एक जो माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क है, जो कि इंडिया का है, उसको इन्होंने सम्मानित किया है, प्राइज़ दिया है, क्योंकि इसने बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लगाए थे कोरोना को रोकने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें जैसे आरोग्य सेतु ऐप वगैरह, ये सब इंडिया में वर्क कर रही है। तो इंडिया की गवर्नमेंट को ही कहीं ना कहीं हमें मतलब रिवॉर्ड मिला है। ठीक है, तो बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 सोसाइटी पीपल चॉइस अवार्ड ओवरऑल विनर। तो कोवैक्स 2 इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ इंडिया को प्राइज़ मिली है, 2 अवार्ड्स मिले हैं। देन ग्लोबा एंडरसोनी, ये क्या क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज है, इसे डांसिंग लेडी और स्वान फ्लावर भी बोलते हैं। करेक्टराइज बाय वाइट फ्लावर, ये एक तरह का वाइट कलर का फ्लावर होता है, और इसके मतलब ऊपर से ये येलो होता है। ये काफ़ी एक अच्छा दिखने वाला फ्लावर है, जो अभी फ़िलहाल क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और इसके अंदर जो स्टेमिन होते हैं, जैसे प्लांट के अंदर जो जहाँ पे पॉलन्स वगैरह होते हैं, वो नहीं होता है। ये नोट करने की बात है कि इस प्लांट के अंदर पॉलन नहीं होता है। द स्पीसीज जो मेनली है, ये तीस्ता रिवर की वैली के आसपास ही मिलती है। द प्लांट यूजली ग्रो डेंस कॉलोनी, मतलब लाइक स्टोन्स वगैरह पे ही ये प्लांट उग जाता है। ठीक है, तो रिसर्चर्स ने ये जो प्लांट है उसको रीडिस्कवर किया है सिक्किम से भी। मतलब वैसे तो ये मेनली तीस्ता रिवर के पास ही मिलता है, स्पीसीज फ्रॉम द सिक्किम नियर हिमालय। और उसके बाद 135 सालों के बाद ये प्लांट वापस वहाँ मिला है। और पहली बार ऐसा बोला जाता है कि इस प्लांट को 1875 में देखा गया था। ठीक है, और ये बायो सेफ्टी लेवल्स क्या है, ये न्यूज़ में आते रहते हैं। BSL-1, BSL-2, BSL-3, BSL-4। सो ये आपका होमवर्क है कि गिव अ लुक कि बायो सेफ्टी लेवल्स। बाकी हम इसे कल दोबारा डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे क्या है? इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे 1908 के अंदर रशियन फेडरेशन ने पब्लिक अवेयरनेस फैलाई थी एस्ट्रॉयड की तरफ कि एस्ट्रॉयड होते क्या हैं और उसकी तरफ, और एस्ट्रॉयड कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं। मतलब कोई अगर एस्ट्रॉयड है, कोई ऐसा पत्थर घूम रहा है स्पेस के अंदर, वो डायरेक्ट अगर हमारे एटमॉस्फेयर में घुस जाता है तो कैसे हमारे अर्थ को हार्म कर सकता है। तो इसी की जो सालगिरह है वो 30 जून को बनाई गई है। जो एस्ट्रॉयड का नाम था वो था तुंगुस्का। तो वी हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ दीज करंट। हम कल ये कोशिश करेंगे कि अभी तो आज फर्स्ट सेशन हमने काफ़ी टाइम लिया, काफ़ी डिटेल में गए हैं। कल हम कोशिश करेंगे कि आपकी 15 to 20 मिनट्स में हम इनको 20 मिनट्स में एट मैक्स हम कवर करने की कोशिश करें। डिटेल्स भी हम कवर करेंगे, बट फिर भी 15 to 20 मिनट्स में हम अपने सेशन को वाइंड अप करने की कोशिश करें, ताकि आपके लिए बहुत एक टीडियस ना हो जाए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स,
एंड उसके अलावा हम एक नया जो अल्टरनेटिव है, जो मतलब एक नया हमारा इनिशिएटिव है, वो लेकर आएंगे MCQ बेस्ड, तो जहाँ हम लाइव क्लास में MCQ सॉल्व करेंगे. So thank you. Suggestion, comment are welcome. Please do share, like, and support the channel. Thank you.